पुडुचेरी वाज अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और वो 1954 में, ना कि 1947 में, इंपीरियलिज्म से मुक्त हुआ। और फिर पुडुचेरी को जो स्टेट का जो दर्जा दिया गया। अब जानते हैं कि 12वें संविधान संशोधन से गोवा दमन दीव को मिला है पुर्तगालियों से, 13वें से नागालैंड, और 14वें से पुडुचेरी को असेंबली मिली। तो इसीलिए उस समय के बाद फिर पुडुचेरी और दिल्ली को कब मिला? दिल्ली का जो है वो 1991 में। याद कीजिए 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उससे दिल्ली को मिला। हाँ हाँ, व्हाइट रेड ज्यादा। तो जो पुडुचेरी है वो, और ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1991 से एनसीटी दिल्ली बनी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। अदरवाइज तो शुरुआत में किसी भी यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा में कोई भी रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं। तो जब ये कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, तो उस टर्मिनोलॉजी को बदला नहीं गया। इसलिए नहीं बदला गया क्योंकि दिल्ली एंड पुडुचेरी, अब तो जम्मू एंड कश्मीर भी सेमी स्टेट कहे जाते हैं। उनकी लिस्टिंग यूनियन टेरिटरी में है, लेकिन कहे जाते हैं सेमी स्टेट, स्टेट्स नहीं। सेमी स्टेट क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरऑल कंट्रोल सेंटर के पास है, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर है। हाँ, लेकिन वहां पे इलेक्टेड असेंबली है और इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो कि अन्य यूनियन टेरिटरी में नहीं है। इसीलिए इसको सेमी स्टेट कहते हैं। स्टेट जैसा, स्टेट नहीं, सेमी स्टेट। ठीक है ना? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा ये शेड्यूल 4 कहता है। और शेड्यूल 4, आपको पता है कि जो राज्यसभा है उसका पर्पस क्या है? का नाम ही राज्यसभा क्यों है? राज्यसभा का नाम राज्यसभा इसलिए है क्योंकि इट प्राइमरली रिप्रेजेंट्स स्टेट्स, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो राज्यसभा है क्या? केंद्रीय विधायिका का ऊपरी सदन है। केंद्रीय विधायिका के ऊपरी सदन में राज्यों को प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया है? क्योंकि यूनियन और स्टेट्स में ताकतवर यूनियन ज्यादा है। यूनियन स्टेट्स के पावर्स को, जुरिडिक्शन को, एरिया को इंक्रोच कर सकता है। इंक्रोच कौन करेगा? ज्यादा ताकतवर या कम ताकतवर? ज्यादा ताकतवर। तो कम ताकतवर जो है वो वल्नरेबल हुआ, उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, और उसको उसी प्रोटेक्शन के लिए ही रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा। तो कोई भी केंद्र जिसको, लोकसभा में तो बहुमत है ही, तभी तो केंद्र सरकार में बैठी है, लेकिन राज्यसभा को ओवरलुक करके, बाईपास करके, राज्यों की इच्छा को नजरअंदाज करके कोई भी बिल पास नहीं करा सकते हैं, कुछ को छोड़ के। जैसे मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, बजट है। क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स में तो लोकसभा को और सरकार को ज्यादा मजबूत करना ही पड़ेगा, नहीं तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। लेकिन सिंपल बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया, उन सभी में राज्यसभा को को इक्वल पावर्स है, यानी कि वो किसी बिल को रिजेक्ट कर सकती है। और राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्टेट्स को। समझ में आ गया? देखिए, नाम को अगर गौर से देखेंगे तो उसका काम खुद पता चल जाएगा। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ऐसा उसका नाम क्यों है? लोकसभा, लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका पर्पस डेमोक्रेसी है। लोकसभा में जिसको बहुमत होगा वही सरकार बनाएगा। लोकसभा में जब तक बहुमत रहेगा तब तक वह सरकार रहेगी। और राज्यसभा का पर्पस फेडरल इक्विलिब्रियम, यानी संघीय संतुलन को बनाए रखना, राज्यों के हितों को और राज्यों को अधिकारों को बनाए रखने के लिए कमजोर राज्यों को मजबूत केंद्रीय विधायिका के स्तर पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया। समझ में आ गया? तो ये शेड्यूल 4 है। तो हम लोगों ने शेड्यूल 5 और 6 को देखना है। मैंने कल बोला था कि जो एरिया अप्रोच है
वो किसके लिए फॉलो किया जाता है? एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, किसके लिए? एसटी के लिए। एसटी के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि एसटी पॉपुलेशन, जनजातीय जनसंख्या ही फॉरेस्ट एरिया में रहती है। बाकी एससी हैं तो उनका कोई एरिया स्पेसिफिक तो नहीं है कि उसी एरिया में रहेंगे, वो तो हर जगह है, हर राज्य में है। सबसे ज्यादा एससी परसेंटेज पॉपुलेशन पंजाब में है, 28%, हिमाचल में 25%, यूपी में 21%, ऐसे। एससी पॉपुलेशन तो कोई एक जगह नहीं है, उनके लिए एरिया अप्रोच कैसे कर सकते? एसटी के लिए है, ये दोनों एसटीज के लिए है। लेकिन एसटीज भी जो हैं अनुसूचित जनजाति, मैंने बोला था ना अनुसूचित, शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड का मतलब क्या होता है? अनुसूची, वो तो हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। जो कॉन्स्टिट्यूशनली लिस्टेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली मार्क्ड हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली अंडरलाइंड हैं, उनको कहते हैं शेड्यूल। ठीक है ना? पहले शेड्यूल नहीं कहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले उनको क्या कहते थे? हरिजन या दलित या डिप्रेस्ड क्लासेस कहते थे। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये लैंग्वेज आया शेड्यूल। शेड्यूल्ड लैंग्वेज, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो शेड्यूल 5 में है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़कर जो एडमिनिस्ट्रेशन है शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज का, तो उसमें क्या आ जाएंगे? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ये हो गया टीएसी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। इसको जनजातीय, इसको कहेंगे क्या? ट्राइबल यानी जनजातीय, एडवाइजरी यानी परामर्शी, और काउंसिल। ट्राइबल यानी जनजातीय, परामर्शी, काउंसिल। समझ में आ गया? अब ये जो है इसका काम क्या है? इसमें कौन सदस्य होते हैं? इसमें 20 सदस्य होते हैं। इसमें 15 जो होंगे वो एसटी एमएलएज होंगे, एसटी एमएलएज। और 5 जो होंगे वो नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। अब क्यों ऐसा किया गया ये भी समझना जरूरी है। नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का काम क्या है? ये असम, मेघालय, मिजोरम, कुछ त्रिपुरा को छोड़कर, जैसे झारखंड हो गया, जैसे उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया। एक इसमें और क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स का, अगर मैं ये पूछूं कि एसटी पॉपुलेशन राउंड ऑफ में 0 है कौन कौन से स्टेट और यूटीज में, तो क्या बोलेंगे? कहां एसटी पॉपुलेशन नहीं है या 1% से नीचे होता है, उसको नहीं माना जाता है, उसको राउंड ऑफ कहता है। ये नहीं कि दिल्ली में कोई एक एसटी दिख गया तो बोले हाँ यहाँ यहाँ तो एसटी है। एक पे नहीं, 1% से नीचे राउंड ऑफ कर दिया जाता है। तो अगर मैं पूछूं कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे एसटी पॉपुलेशन नहीं है, 0 माना जाता है, बता सकते हैं? नहीं नहीं, चारों को छोड़कर नहीं। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में तो एसटी है ही। मैं ये पूछ रहा हूं कहां जनजाति, अनुसूचित जनजाति है ही नहीं, कहां एसटी है ही नहीं? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी, यहां एसटी पॉपुलेशन 0%। तो यहां तो शेड्यूल 5 और 6 का कोई मतलब ही नहीं। अब जो बचे एसटी क्षेत्र हैं उसमें भी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जो एसटी हैं दे आर स्लो इन अडेप्टिंग मेन स्ट्रीम लाइफ। तो इसीलिए असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, यहां पे क्या है? रीजनल काउंसिल, रीजनल, समटाइम्स डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल।
इसमें कितने सदस्य हैं? 30। इसमें 26 इलेक्टेड होते हैं और 4 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर होते हैं। 4 होते हैं नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। हाँ, यही मैं बताना चाह रहा था कि इनको सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब सिर्फ अपने क्षेत्र में कानून लागू कराना, जबकि इनको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल तीनों पावर्स होती हैं। ऑटोनॉमी ज्यादा कहां हुई? 5 में या 6 में? 6 में, बिल्कुल। दे एक्सरसाइज ओनली एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स। बाकी कानून बनाने का काम इनका नहीं है, कानून व्याख्या करने का काम जुडिशरी का ही रहेगा। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, रीजनल काउंसिल हैं, इनको एग्जीक्यूटिव यानी कानून लागू करने का, लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने का, और जुडिशियल यानी कानून की व्याख्या करने का, तीनों अधिकार प्राप्त है। तीनों अधिकार प्राप्त है। बिकॉज STs ऑफ शेड्यूल 6 आर स्लो इन अडेप्टिंग मेन स्ट्रीम लाइफ, तो दे मस्ट हैव मोर ऑटोनॉमी। इनकी स्वायत्ता ज्यादा होनी चाहिए, इनके जीवन में दखल कम होना चाहिए। तो स्वायत्ता दोनों को है, लेकिन स्वायत्ता का स्तर अलग अलग है। जैसे अगस्त 2019 से पहले स्वायत्ता हर राज्य को था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को ज्यादा था कि नहीं? ज्यादा स्पेशल स्टेटस था बल्कि। इसी तरह से असम का ट्राइबल और झारखंड के ट्राइबल में अंतर है। मेघालय का ट्राइबल और बंगाल का ट्राइबल में अंतर है। वहां का ट्राइबल मेन स्ट्रीम लाइफ को तेजी से अडेप्ट कर रहा है, मुख्य धारा में तेजी से शामिल हो रहा है, इसीलिए वहां पे ऑटोनॉमी कम है, यहां ऑटोनॉमी ज्यादा है। अब ये लॉजिक समझिए, ये नाम ही है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ये है डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल। एडवाइस करना कम होता है, रूल करना पूरी तरह से अलग होता है, तो नाम से भी क्लियर है। और इसमें 15 STMLAs क्यों हैं? 3/4, 20 का 3/4 कितना हुआ? 20 का 3/4 कितना हुआ? 15 हुआ। तो 3/4 STMLAs हैं, क्यों हैं? क्योंकि बनी तो ट्राइबल के लिए है। जैसे मणिपुर में है, तो मणिपुर में टोटल 60 MLA है, तो 19 STMLA है, लेकिन उसमें 15 इसमें शामिल होंगे। और बोलेंगे 5 नॉमिनेट क्यों कर रहे हैं? डेमोक्रेसी का तकाजा तो है इलेक्शन, लेकिन डेमोक्रेसी का तकाजा अल्पसंख्यकों को, अल्प मत के, कम संख्या के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देना। एंग्लो इंडियंस को क्यों दे रहे थे? उनके तो संख्या मुट्ठी भर भी नहीं। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान क्यों करते हैं? वही बात है, कई ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, जो चुनाव नहीं जीत सकते, तो उनकी संख्या कम है, तो उनको रिप्रेजेंटेशन ना दें, उनको आवाज ना दें, उनको दबा दें, कुचल दें? नहीं। तो गवर्नर जो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है, वो वैसे छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स जो चुनाव में नहीं जीत पा रहे हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन इसके माध्यम से दिया जाता है, ताकि कोई भी वर्ग को ये ना लगे, चाहे उसकी संख्या कितनी भी कम क्यों ना हो, किसी भी ट्राइबल ग्रुप को ना लगे, उसकी संख्या कितनी भी कम क्यों ना हो, कि उसको मुख्य धारा में या उसको निर्णय लेने की प्रक्रिया में या उसको सेल्फ रूल में शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि विद्रोह का, इंसर्जेंसी का, मिलिटेंसी का, या टेररिज्म का, या एक्सट्रीमिज्म का मुख्य चारा होता है असंतोष, डिसकंटेंटमेंट। असंतोष कब होता है? आप फैमिली में भी देखिए, नाराजगी कब होगी, असंतोष कब होगा? जब किसी सदस्य को लगेगा कि हमें छोड़ दिया गया है, हमें डिच कर दिया गया है, हमें किसी निर्णय में भागीदार नहीं बनाया जाता,
हमारे से कुछ पूछा नहीं जाता।